एक ऐसा सिस्टम जहां मेहनत से ज़्यादा लूप होल को प्रायोरिटी मिली। कई लोगों के सपने टूटते हुए देखे। कंप्लीट डिटेल्स देखते हैं मेरी कॉम्प्रीहेंसिव रिप्रेजेंटेशन में, जिसमें मैं टीयर 2 और टीयर 1 दोनों के ही इश्यूज़ को यहाँ पर डिस्कस करूँगा। ये मेरी मोस्ट कॉम्प्रीहेंसिव रिप्रेजेंटेशन है जिसको हम डिस्कस करेंगे, जो मैंने सबमिट करी थी। उससे पहले मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि कैसे इस टीयर 2 टाइपिंग की गड़बड़ी के खिलाफ आवाज़ उठानी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो आप जाकर देख सकते हो, क्योंकि जो आज की बात हम करेंगे ये उसी से ही जुड़ेगी। तो दोस्तों, मैं 9 जून 2025 को सुप्रीम कोर्ट गया था। आज मैं आपको बताने आया हूँ कि हमारा अगला और सबसे इम्पोर्टेंट कदम क्या है। ये वीडियो आप ज़रूर देखना, पहले इसे ज़रूर देख लेना। एक बात मैं पहले ही क्लियर कर दूँ, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है और आने में थोड़ी देर भी लगी है। ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद यूट्यूब पर व्यूज़ या ग्रोथ पाना नहीं है, ये सिर्फ इम्पैक्ट के लिए है, सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए है। इसलिए थोड़ा समय लगा, लेकिन बात पूरी और सच्ची होगी। जो लोग नए जुड़ रहे हैं या जिनको थोड़ा रिफ्रेशर चाहिए, जल्दी से प्रॉब्लम को समझ लेते हैं। ओरिजिनल नोटिफिकेशन में कोई भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स या कट ऑफ क्राइटेरिया अगर मैं बात करूं, उसके बारे में कोई बात नहीं करी। बस ये कहा गया बाय सिक्योरिंग मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। लेकिन रिज़ल्ट आने के बाद स्कोर कार्ड में एग्रीगेट 80% और मोर मार्क्स, 50% मोर मार्क्स इन ईच सेक्शन, 100 आउट ऑफ 125 ओवरऑल का कट ऑफ लगा दिया गया। रूल्स ऑफ द गेम कैन नॉट बी चेंज्ड मिडवे, ये सुप्रीम कोर्ट ने ही बोला है अपने लैंडमार्क जजमेंट में। प्रकाश पाठक एंड अदर्स वर्सेस राजस्थान हाई कोर्ट एंड अदर्स। इम्परमिसिबिलिटी ऑफ मिड प्रोसेस चेंज, आप नहीं कर सकते चेंज। द रूल ऑफ द गेम कैन नॉट बी चेंज मिडवे। एंड इसी तरीके से लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन होती है कैंडिडेट्स की, उनको रिक्रूटमेंट प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए और एडवर्टाइज करना चाहिए एट द आउटसेट, यानी कि पहले ही, ताकि ये इंश्योर करे लेवल प्लेइंग फील्ड। और टाइपिंग टेस्ट, उसमें तो हद ही हो गई। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा, एक कैंडिडेट ने एक्स्ट्रा इर्रिलेवेंट टेक्स्ट डालकर पूरा कर लिया अपना कैरेक्टर काउंट और क्वालिफाई हो गया। वहीं दूसरा मेहनत करके हाई स्पीड वाला कैंडिडेट जो था, सीधे सीधे क्या हुआ, डिस्क्वालीफाई हो गया, क्योंकि सिर्फ 1-2 कैरेक्टर्स कम होने की वजह से। ये तो सीधे सीधे मेरिट और फेयरनेस के खिलाफ है। भाई, ये सिस्टम हमारे साथ अन्याय कर रहा है। हमने ऑनलाइन ग्रीवेंस की, पीएमओ पीजी पर भी अपील की। हालांकि जो मेरी पीएमओ पीजी ग्रीवेंस थी, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पब्लिक ग्रीवेंस पोर्टल जो हो जाता है हमारा पीजी पोर्टल, वहाँ पर मेरी जो ग्रीवेंस थी उसको डिस्पोज कर दिया था। फिर मैंने अपील लगाई थी और अपील भी मेरी क्लोज कर दी गई। क्लोजिंग रिमार्क्स यही थे कि भाई अग्रीड पर्सन के लिए सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड अगर ग्रीवेंस आती है तो वो पीजी पोर्टल पर, तो उसके लिए कोई पब्लिक ग्रीवेंस ऑफिसर वहाँ पर अवेलेबल नहीं है। वहाँ बताया गया कि सेक्रेटरी जनरल से रिलेटेड, ये यहाँ पर लिखा हुआ देखो, सेक्रेटरी जनरल से डायरेक्ट आप संपर्क कर सकते हो। और हाँ, दिल्ली हाई कोर्ट ने भी कहा है, क्या कहा था कि भाई रिस्पोंडेंट्स यानी कि सुप्रीम कोर्ट खुद, उन्होंने वहाँ पर एश्योरेंस दिया था कि एप्रोप्रिएट डिसीजन लिया जाएगा, पेटिशनर्स कॉम्प्रीहेंसिव रिप्रेजेंटेशन सबमिट करेंगे। एंड इस सब के चलते हम सब ने कॉम्प्रीहेंसिव रिप्रेजेंटेशन भी ड्यूली सबमिट करी सुप्रीम कोर्ट में। पीएमओ पीजी वगैरह पर हमने लगाया। हालांकि मेरी जो वीसीएमएस पर ग्रीवेंस है वो अभी भी पेंडिंग है डिपार्टमेंट लेवल पर, उस पर आएंगे, अभी आगे वीडियो में आएगा। सिर्फ रिप्रेजेंटेशन नहीं, आरटीआई भी लगाई थी। ये टाइपिंग स्पीड टेस्ट से रिलेटेड लगाई थी, कुछ पॉइंट्स मैंने पूछे थे। इसके अलावा टीयर 1 से रिलेटेड जो चीज़ें थी, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, SC ST OBC EWS UR के रिजर्वेशंस क्राइटेरिया, वो सब इंटरनली अगर कंपाइल करें वो भी कॉपी प्रोवाइड करी जाए। और यूनिफॉर्म मिनिमम क्वालिफाइंग एग्रीगेट कट ऑफ क्राइटेरिया, इसके लिए ऑफिशियल रिकॉर्ड क्या था, पॉलिसी क्या अप्लाई करी गई, एप्लीकेबल क्या है, ये मतलब क्यों ये मिनिमम क्वालिफाइंग एग्रीगेट कट ऑफ सबके लिए यूनिफॉर्म रही हर कैटेगरी के थ्रू आउट।
एंड इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट से रिलेटेड जो भी थी यहाँ पर एग्जैक्ट टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने शॉर्टलिस्ट हुए ये तो हमारे पास जानकारी आ गई है। जो शॉर्टलिस्ट हुए थे कैंडिडेट्स ये देखो 10,993 कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए हैं। एंड बाकी जो पॉइंट्स थे उनमें ये कहा था कि आप ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हो। एक ये दे दिया था सर्विस रूल्स का, इन्होंने एक पीडीएफ दे दी थी। खैर ये रिलेवेंट इतनी है नहीं, तो ये अपील में चली गई है आरटीआई। अब कुल मिला के बात यह है कि सिर्फ ऑनलाइन करने से या आरटीआई से काम नहीं चलेगा। तो 9 जून को मैं खुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया गया एंड मैं वहाँ पर गया और ड्यूली अपनी कंप्लेंट जो थी वो मैंने सबमिट करी। मैं वहाँ अपनी डिटेल्ड कंप्लेंट और अपडेटेड रिप्रेजेंटेशन लेके गया था, जिसमें टीयर 1 और टीयर 2 से रिलेटेड सारी जो ग्रीवेंसीज हैं उन सबको रेज करा था। कॉम्प्रिहेंसिव थी ये काफ़ी, आप एनेक्चर्स के देख सकते हो। मैंने ड्यूली फ्लैग वगैरह भी यहाँ पर लगा दिए थे। सारे पॉइंट्स उठाए, रेट्रोस्पेक्टिव कट ऑफ से लेकर टाइपिंग टेस्ट की गलत मेथडोलॉजी से लेकर यूको बैंक के पास काउंटर नंबर 26 पर मैंने ये सबमिट करा दिया था। चलो अब इस रिप्रेजेंटेशन के मेन मुद्दों पर डाइव करते हैं जिन्हें हमने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा है। तो ये मेरी रिप्रेजेंटेशन है, डिटेल्ड कंप्लेंट एंड अपडेटेड रिप्रेजेंटेशन। ड्यूली ये प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी जो भी हैं, ये यहाँ पर जो PPS2 ऑनेबल CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अब हमारे 31st आ चुके हैं, संजीव खन्ना जी। नहीं, उनकी जगह तो अब कोई और आ गया, ठीक है, 52nd आ गया, मैं नाम उनका भूल रहा हूँ। खैर, तो ये सेक्रेटरी जनरल और रजिस्ट्रार रिक्रूटमेंट को भी यहाँ पर इनके डायरी नंबर लिखे थे और ये ड्यूली यहाँ पर मैंने रजिस्टर कराया। ये हमारी डिटेल्ड कंप्लेंट और अपडेटेड रिप्रेजेंटेशन है टीयर 1 रिजल्ट डिस्क्रिपेंसीज से रिलेटेड, जिसमें ये सारी चीज़ें थी मैंने यहाँ पर डाल दिया। अलाइंड विद सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट्स एंड हाई कोर्ट डायरेक्टिव, जो कि बहुत ज़्यादा रीसेंट है। इसमें मैंने अपने रेफरेंसेस भी लगा दिए थे और मैंने कहा था कि मेरी ईमेल रिप्रेजेंटेशन और ग्रीवेंस जो ऑनलाइन पोर्टल पर थी और ईमेल पर भी मैंने करी, देखो ऑब्वियसली बात है मैंने टाइमली कर दिया था, तो इस ग्रीवेंस को अपडेटेड वर्जन समझा जाए। और बाकी डायरी नंबर वगैरह तो मिल ही गया था, उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी। ये ग्रीवेंस मैंने लिखी थी एडवर्टीजमेंट को कोट करते हुए 2025 के जूनियर कोर्ट असिस्टेंट वैकेंसी से रिलेटेड। मैं डिस्क्वालीफाई हुआ था डिस्पाइट सिक्योरिंग 96 आउट ऑफ 125 मार्क्स। एंड ओबियसली देखो, मुझे ऐसा लगता मैं ज़्यादा स्कोर तब करता अगर मैं पढ़ के ही ना जाता, क्योंकि यहाँ तो पढ़ना ही ज़्यादा नुकसान कर गया था। ऊपर से जो सेंटर्स थे वो इतना दूर दूर अलॉट करेगा। खैर वो एक अब दूसरी चीज़ है, उसको लेके भी मैंने आरटीआई वगैरह लगाई थी, बट अभी तो रिजोल्यूशन नहीं हुआ, वो तो अब सेकेंड अपील में चल रहा सब। तो खैर यहाँ आप समझ सकते हो कि हाई कोर्ट डायरेक्टिव फॉर कंसिडरेशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन, यहाँ पर मैंने ये रेफरेंसेस दे दिए थे किस किस तरीके से यहाँ पर बताया गया था। May 29, 2025 को ऑनेबल मिस्टर जस्टिस प्रतीक जलान पास्ड एन ऑर्डर डिस्पोजिंग ऑफ दीज पेटिशन, और ऑर्डर एक्सप्लिसिटली रिकॉर्ड करता है सबमिशन ऑफ द लर्न्ड एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। उन्होंने ये कहा था जो रिस्पोंडेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के थे, हम कंसीडर करेंगे पेटिशनर्स की रिप्रेजेंटेशन और लेंगे अप्रोप्रिएट डायरेक्शन इन अकॉर्डेंस विद लॉ हैविंग रिगार्ड टू ऑल द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसिस ऑफ द केस। चाहे वो सारे जितने भी केस थे वो अभी इसमें आएगा रिप्रेजेंटेशन में, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। और सॉलिसिटर जनरल ने यहाँ पर ये चीज़ें जो भी हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो रिस्पोंडेंट्स थे उन्होंने कहा था हम करेंगे कंसीडर। टीयर 1 के जो इश्यूज़ हैं, यानी कि टीयर 1 का रिजल्ट तो आपका रिवाइज होने ही वाला है, वो पक्का होगा रिवाइज, इसमें कोई ऐसा डाउट नहीं रहेगा। कॉम्प्रिहेंसिव रिप्रेजेंटेशन बाय May 30, 2025, ठीक है, और राइट्स और रेमेडीज़ खुले हुए हैं। इसके अलावा मैंने यहाँ पर यह बताया था कि हाई कोर्ट ने अंडरस्कोर करा, यानी कि इंपॉर्टेंस दिया नेसेसिटी ऑफ द लेजिटिमेसी ऑफ सबमिटिंग डिटेल्ड रिप्रेजेंटेशंस को फॉर एन एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू, और ये रेनफोर्स करता है एक्सपेक्टेशंस को कि ऐसी ग्रीवेंसेस जो होंगी वो ड्यूली कंसिडर करी जाएंगी सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री द्वारा। ये डायरेक्टिव मैंने एनक्लोज कर दिया था। और मेरे की कंसर्न्स और डिस्क्रिपेंसीज से लेके जो थी यहाँ पर टीयर 1 रिजल्ट से, वो मैंने सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करी। रेट्रोस्पेक्टिव और आर्बिट्ररी हाई कट ऑफ, जो कि नोटिफाइड ही नहीं थी एडवर्टीजमेंट में, ठीक है। हाई कट ऑफ थी 50% मिनिमम इन ईच सेक्शन, हर कैटेगरी के लिए।
और क्वालिफिकेशन में रेट्रोस्पेक्टिव चेंज इन क्वालिफिकेशन इज फंडामेंटली अनफेयर एंड नॉन ट्रांसपेरेंट फॉर ऑल कैंडिडेट्स। फिर सेकंड पॉइंट था हमारा कॉन्ट्राडिक्शन विद एस्टैब्लिश्ड लीगल प्रेसिडेंट्स बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। क्रूशियल टू नोट दैट कैंडिडेट जो एक्सपेक्ट करते हैं कट ऑफ को वो अलाइंड हो प्रीवियस रिक्रूटमेंट प्रोसेस से फॉर द पोस्ट इन फॉर द सेम पोस्ट इन 2022, ठीक है। तो वो एक्सपेक्ट करा था विच वॉज एग्रीगेट ऑफ 50%, लेकिन ये जो सडन चेंज यहाँ पर आया ये इंटीमेट करा गया ऑन द डे ऑफ द रिजल्ट वॉज अनाउंस्ड फॉर द टीयर 1 एग्जामिनेशन। जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो थी सुप्रीम कोर्ट की, लेड बाय चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जो कि हमारे 50th CJI हो जाते हैं, इन इट्स रूलिंग ऑन November 7, 2024, बहुत रिसेंट है, अनएनिमसली यानी कि एक मत होके कहा था कि रूल्स ऑफ द गेम्स कैन नॉट बी चेंज मिडवे आफ्टर द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट टू पब्लिक पोस्ट हैज ऑलरेडी बिगन। फर्दर मोर इस जजमेंट ने क्लैरिफाई करा था कि रिक्रूटिंग बॉडीज जो हैं वो डिवाइस करें अप्रोप्रिएट प्रोसीजर फॉर ब्रिंगिंग द रिक्रूटमेंट प्रोसेस टू इट्स लॉजिकल एंड प्रोवाइडेड so adopted is transparent, non-discriminatory, non-arbitrary and has a rational nexus to object sought to be achieved। और current adopted procedure जो है including the sudden introduction of retrospective cutoff is neither transparent or nor non-arbitrary, nor does it have a clear rational nexus with the objective of selecting the most competent candidates, thereby leading to a deprivation of equality of opportunity। Despite इन सब precedents के जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा ही दिए गए हैं, ऑन द कॉन्ट्ररी इट्स एन आयरनी, रजिस्ट्री रिजर्व कर रहा है राइट्स इन द ओरिजिनल नोटिफिकेशन टू कैंसिल, रेस्ट्रिक्ट, एनलार्ज, मॉडिफाई, अल्टर द रिक्रूटमेंट प्रोसेस इफ नीडेड। अब यहाँ पर वही चीज़ है कि इनवैलिडेट कर रहा है पैरामाउंट डिसीजन सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का, which upholds the fundamental principles of fairness, equality and non-discrimination in public recruitment process। Defeat of a multi-stage examination purpose। JCA का जो रिक्रूटमेंट है वो 4 स्टेजेस का है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट, टाइप टेस्ट, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, इंटरव्यू, टू इवेल्युएट डाइवर्स स्किल्स। एंड एक्सेसिव हाई कट ऑफ एट अ स्टेज 1 severely restrict करता है the pool of candidate, potentially excluding many deserving individuals who may excel in subsequent rounds। For instance, मेरी टाइपिंग स्पीड 75 वर्ड्स पर मिनट है, 99% एक्यूरेसी में, काफ़ी मेरी अच्छी एक्यूरेसी है, ज़्यादा बैक स्पेस वगैरह भी यूज़ नहीं करता मैं इस टाइपिंग स्पीड के साथ, क्योंकि मैं बचपन से सीखी मैंने एक तो टाइपिंग वगैरह, और ओबियसली तो इस वजह से मेरा हाथ साफ है। और इस तरीके के कैंडिडेट्स के साथ यहाँ पर नाइंसाफ़ी हो रही है, क्योंकि मुझे डिनाई कर दिया गया दी अपॉर्चुनिटी टू डिमॉन्स्ट्रेट इट। हर किसी की अपनी अपनी स्ट्रेंथ होती हैं, और टीयर 1 की अगर बात करें उसमें तो आपको पता ही है कि भाई नेगेटिव मार्किंग ही नहीं थी। तो कोई अगर मुझे कहता है कि भाई तुम इतने कॉम्पिटेंट नहीं थे, तुम 100 मार्क्स भी नहीं लेके आ पाए, तो उन लोगों से बड़ा बेवकूफ़ तो मुझे कोई भी नहीं लगता, ठीक है। एक जब नेगेटिव मार्किंग थी नहीं तब उनका स्कोर थोड़ा सा, बस वो 4 मार्क्स का स्कोर उनका बढ़ गया, और उस चीज़ के बेस पे वो ऐसे छाती फुला के बात कर रहे हैं जैसे पता नहीं कौन सी तोप मार दी। अगर इतनी तोप मारनी थी तो जाके SSC के एग्जाम क्लियर करो ना, यहाँ क्या करने आए थे। खैर, इनकंसिस्टेंसी विद प्रीवियस रिक्रूटमेंट साइकिल्स। इन प्रीवियस JCA रिक्रूटमेंट कैंडिडेट्स जिन्होंने स्कोर करा 50% एंड अबव वर परमिटेड टू अपीयर फॉर द टाइपिंग टेस्ट एंड फर्दर स्टेजेस। ड्रास्टिक और अनएक्सप्लेन्ड शिफ्ट जो हो जाता है 80% कट ऑफ का, वो कॉन्ट्राडिक्ट करता है पास्ट रिक्रूटमेंट प्रैक्टिसेस से और क्रिएट करता है आर्बिट्ररी बैरियर। फिर 5वां पॉइंट था एब्सेंस ऑफ ट्रांसपेरेंट कैटेगरी वाइज कट ऑफ्स एंड वायलेशन ऑफ रिजर्वेशन पॉलिसी। ऑफिशियल नोटिफिकेशन ने क्लियरली स्टेट करा था रिजर्वेशन इन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC, ST, OBC एंड पर्सन PWD shall be in accordance with the rules, orders and notification issued by GOI। However, application of a uniform high cutoff at stage 1 for all categories effectively negate कर रहा है benefits of reservation को। By setting such a high bar at very first stage, many candidates from reserved categories are prevented from qualifying for subsequent stages, thus undermining their constitutional right to reservation। Even if such policy इंटेंड करी गई थी टू बी अप्लाइड एट द फाइनल स्टेज, यानी कि इंटरव्यू, मैंने ये पॉइंट भी यहाँ पे डाला। एज अ कैंडिडेट बिलोंगिंग टू OBC नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी, आई एम पर्टिकुलरली अफेक्टेड बाय दिस इनकंसिस्टेंसी। फिर 6 पॉइंट आप देख सकते हो, PWD पर क्लैरिटी नहीं दी गई हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन पॉलिसी पर। ये एम्बिग्विटी रेज करती है कंसर्न्स अबाउट द प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ रिजर्वेशन प्रिंसिपल्स एज मैंडेटेड बाय लॉ एंड एंश्योर फेयर रिप्रेजेंटेशन फॉर दिस क्रूशियल कैटेगरी। लैक ऑफ क्लैरिटी EWS रिजर्वेशन पॉलिसी में
कंसर्निंग है कि नोटिफिकेशन ने स्पेसिफाई नहीं करा ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन पॉलिसी को। और आयरनी देखो, ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट का अपना जजमेंट जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में, वहां पर उन्होंने अपील करा था कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ 10% रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। एब्सेंस ऑफ अ क्लियर ईडब्ल्यूएस पॉलिसी इन द रिक्रूटमेंट रेजेस क्वेश्चन अबाउट द एडहेरेंस टू द प्रिंसिपल्स एस्टैब्लिश्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ। और पोटेंशियल वायलेशन है फंडामेंटल राइट्स का रिलेटेड टू रिजर्वेशन। 8th पॉइंट है हमारा इम्पैक्ट ऑफ एग्जाम लॉजिस्टिक्स एंड नेगेटिव मार्किंग। एग्जामिनेशन में जो 2025 का था, सो रिड्यूस्ड अटेंडेंस अप्रोक्स 56.81% ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स, ये आरटीआई से वेरीफाइड डाटा है, पॉसिबली ड्यू टू डिस्टेंट एग्जाम सेंटर एंड वाज कंडक्टेड इन अ सिंगल शिफ्ट। द एब्सेंस ऑफ नेगेटिव मार्किंग मे हैव इनकरेज्ड गैस वर्क्स, ठीक है, जो छाती फुला रहे हैं लोग, पोटेंशियली स्क्यूइंग रिजल्ट्स एंड डिसप्रोपोर्शनेटली अफेक्टिंग डिलीजेंट कैंडिडेट्स। फिर नेक्स्ट देखो, मैं तो जब गया था टीयर 1 में, मैं सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स हैं ना, लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, मैं उन्हें भी पढ़ के गया था, उनमें से कुछ भी नहीं आया, ठीक है। मैथ्स के कोई सवाल नहीं थे। इंग्लिश में ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी वो उन्होंने करा था मुझे, लेकिन सही है, वो मेरे को पर्सनली अच्छा लगा। और बाकी अगर बात करें, आपका अगला क्या आ जाता है, जीके। हाँ, जीके में भी फिर जीके तो खैर ठीक ही था, जो भी था, मतलब जैसे एसएससी के होते कुछ उसी तरीके की थी। वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स, इंपोजिशन ऑफ सच अ हाई एंड अननोटिफाइड कट आउट ड्रास्टिकली रिस्ट्रिक्ट करता है नंबर ऑफ कैंडिडेट प्रोसीडिंग, और ये यहाँ पर वायलेट करता है। देखो, पोटेंशियली बेटर सूटेड टैलेंट पूल आ सकता था, उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया, और देयर बाय गोइंग अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमाइजिंग अपॉर्चुनिटी अंडर आर्टिकल 16 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और सुप्रीम कोर्ट बीइंग द गार्जियन ऑफ द Constitution and protector of fundamental rights is expected to conduct its recruitment processes in strict compliance with constitutional principles। फिर procedural discrepancies, यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट में ब्रीफ मेंशन करा था मैंने यहाँ पर कहा था कि भाई I have already been disqualified from appearing in typing test. However, it is brought to attention that in the tier 2 typing test, candidates as being unfairly disqualified due to system behavior as per point 23 important instructions जो दे रखे हैं टाइपिंग टेस्ट, स्पीड टेस्ट पर अभी आएगा, उसे हम डिस्कस करेंगे। ऑन द एडमिट कार्ड ये स्टेट करा, इफ टाइप्ड पैराग्राफ इज कंप्लीटेड बिफोर द अलॉटेड टाइम, सबमिट बटन इनेबल हो जाएगा। पर इन कुछ इंस्टेंसेज में बटन वॉज इनेबल्ड इवन विद अ शॉर्टफॉल ऑफ 1 कैरेक्टर, लीडिंग कैंडिडेट्स टू बिलीव दे हैव मेट द रिक्रूटमेंट। कंसिक्वेंटली ऐसे कैंडिडेट्स भी डिस्क्वालीफाई हो गए अपॉन सबमिशन बाय सिस्टम एट 1749 strokes despite being otherwise competent। ये एक डायरेक्ट कॉन्ट्राडिक्शन है between the instructions and the system's behavior leading to injustice। और on the contrary 2022 टाइपिंग इवेल्युएशन मेथडोलॉजी मेरिट बेस्ड थी, और 2025 इवेल्युएशन मेथडोलॉजी जो कि सिर्फ 4 दिन पहले इंटीमेट करी गई टू कंडक्ट ऑफ टाइपिंग टेस्ट। और एक ग्रीवेंस यहाँ पर मैंने पीएमओपीजी पर भी करी थी, ये मैंने एनक्लोज कर दी थी इनके रेफरेंस के लिए, भले ही पीएमओपीजी पे कोई नहीं देख सकता, लेकिन एनक्लोजर लगा दूंगा तो वो भी देख लेंगे ये। और अर्नेस्टली रिक्वेस्ट करा था इस अर्जेंट अपील को जो टाइपिंग टेस्ट की है, इसको सेपरेटली डील करा जाए। मैंने एनेक्सर 8N में करा, क्योंकि ये वाली टीयर 1 के इशूज़ और सारे इशूज़ को ही थोड़ा सा देखती है, टाइपिंग वाले इशू में थोड़ा सा डाइव डाउन करती है, क्योंकि देखो मैंने इसको इसके साथ लगा दिया। अब टीयर 1 का तो आपको पता है हाई कोर्ट का डायरेक्टिव है, सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही कहा है कि हम कंसीडर करेंगे, तो टीयर 1 का तो रिजल्ट होगा ही होगा आपका अपडेट। हालांकि टीयर 2 के लिए मैंने यहाँ पर ये कहा कि भाई इसको सेपरेटली डील करा जाए क्योंकि कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है, बट इन फुल कंसोनेंस विद द ओवरआर्चिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रेक्टिफाइंग ऑल सिस्टमेटिक फ्लॉज एंड एंश्योरिंग अटमोस्ट फेयरनेस इन JCA रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट नंबर इतना। और इन लाइट ऑफ अफोरमेंशन्ड कंसर्न जो मैंने यहाँ पे बताए थे, यहाँ पर एक्शन लिया जाए, ठीक है, अर्नेस्टली रिक्वेस्ट करा था। सारी चीज़ें देखें यहाँ पर, टाइपिंग स्पीड टेस्ट वगैरह जो भी हैं, इन सब चीज़ों को। क्लियर डायरेक्टिव फ्रॉम ऑनेबल हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन एंड डायरेक्ट कॉन्ट्राडिक्शन विद द ऑनेबल हाई कोर्ट्स सुप्रीम कोर्ट्स बाइंडिंग प्रोनाउंसमेंट। तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर ये कही थी कि उनको देखा जाए, और इंश्योरिंग कि भाई यहाँ पर अपहोल्ड करा जाए सुप्रीम कोर्ट के कमिटमेंट टू ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस एंड सेलेक्टिंग द मोस्ट कॉम्पिटेंट इंडिविजुअल्स। और मैंने यहाँ पर अपनी आरटी एप्लीकेशन का भी जिक्र करा था। फर्दर क्लैरिटी और डॉक्यूमेंटेशन के लिए मैंने यहाँ पर सीबीटी टीयर 1 और सीबीटी टीयर 2 से रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए मैंने यहाँ पर आरटीए लगाई थी, वो भी एनक्लोज कर दिए थे। लिस्ट ऑफ एनक्लोजर आप यहाँ देख सकते हो, ईमेल रिप्रेजेंटेशन लगाई, ग्रीवेंस भी लगाई, और पीएमओपीजी की VCIMS विजिलेंस विजिलेंस कंप्लेंट एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, कुछ ऐसा ही है इसकी फुल फॉर्म। और एनेक्सर A5 एडवर्टीजमेंट लगा दिया, टीयर 1 का स्कोर कार्ड अपना लगा दिया, हाई कोर्ट का ऑर्डर
एनेक्चर A7 लगा दिया। एंड अगेन मैं यहाँ पे बता दूँ, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस हैंडल करती है क्या, हैंडल करती है मैटर्स रिलेटेड टू द अपॉइंटमेंट एंड सर्विस कंडीशंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस। ये ओवरसी नहीं करता कोर्ट के जुडिशियल फंक्शंस को अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस इंडिया। जुडिशियल फंक्शंस को नहीं करता, बट मैटर करता है अपॉइंटमेंट और सर्विस कंडीशंस से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट जजेस के। तो इसीलिए मुझे लगा था कि ये जो JJE की रिक्रूटमेंट है वो भी ये ओवरसी यहाँ पर थोड़ा बहुत कर रहे होंगे, बट ये नहीं कर रहे, कोई बात नहीं, क्लैरिटी मिल गई ना। फिर एनेक्चर A8 लगा रखा है यहाँ पे, जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। फिर तेज प्रकाश पाठक वर्सेस अदर्स वाला भी लगा दिया। मेरी अर्जेंट अपील कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू की अभी आएंगे इस पर। फिर ये आप देख सकते हो JCA रिक्रूटमेंट टाइपिंग इवैल्यूएशन मेथडोलॉजी 2022 की और 2025 की भी लगा दी। PMO PG, अच्छा ठीक है, RTI एप्लीकेशन, ये सब कुछ मैंने यहाँ पे लगा दिया। और ये मैंने कॉपी फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन कर दिया था ऑनेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट और ऑनेबल सेक्रेटरी जनरल द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, देखा मैंने इन्हें भी कर दिया। और डिटेल्ड एनेक्चर्स हैव बीन सबमिटेड विद द मेन रिप्रेजेंटेशन टू ऑनेबल रजिस्ट्रार, जैसे कि आपने देखा एड्रेस इन्हीं को कर रखा था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, एंड कैन बी प्रोवाइडेड अपॉन रिक्वेस्ट। अगर इन्हें एनेक्चर्स वगैरह भी चाहिए तो, वैसे नहीं चाहिए होंगे, ये सिर्फ फॉलो करेंगे, वहाँ पे थोड़ा प्रेशर क्रिएट होगा। ये मेरा एनेक्चर A1 है जो कि मैंने ईमेल भेजी थी, ये 12 मई की ईमेल है जिसमें मैंने ये बताया था कि भाई ऑब्जेक्टिव टाइप से रिलेटेड, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप। देखो ये 30 मई से तो पहले ही करा है ना पहले ही। और 2025 में टोटल ऑफ 1,34,608 कैंडिडेट्स रजिस्टर हुए थे, और जिसमें से अप्रोक्सीमेटली 76.67%, अच्छा ठीक है, जो कि आपके 76.67% हो जाते हैं 2022 के रजिस्ट्रेशंस में। और एग्ज़ाम सिर्फ एक शिफ्ट स्लॉट में होता है, जिसमें से 76,479 कैंडिडेट्स क्या हुए थे, अपीयर हुए थे, पॉसिबली ड्यू टू डिस्टेंट एग्जाम सेंटर्स। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी जिसने इनकरेज करा गैस वर्क्स को। खैर ये चीज़ें तो हमने पढ़ी ली हैं। और एंड फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस आई शैल एवर प्रे। एनेक्चर 2 हमारा आ जाता है, ये मैंने सुप्रीम कोर्ट JCA के जो एप्लीकेशन जहाँ पर हम रजिस्टर करते हैं वहाँ पर टिकट रेज करी थी। एनेक्चर 3 जो कि DARPG यानी कि PMO PG पर मैंने जो ग्रीवेंस रेज करी थी, हालांकि ये तो अब कर दी गई है डिस्पोज। और एनेक्चर A4 ये VCMS वाली विजिलेंस कंप्लेंट इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, यहाँ पर ये अभी डिपार्टमेंट लेवल पर पेंडिंग है। ये मेरी 31 मई 2025 की ग्रीवेंस थी। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये मैंने एनेक्चर A7 लगा दिया था जो अभी अभी हमने देखा भी था, ठीक है, हाई कोर्ट ऑर्डर बिल्कुल। और यहाँ पर बताया गया था कि पेटिशनर एस्पिरेंट है फॉर अपॉइंटमेंट इन वेरियस रिजर्व कैटेगरीज, पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अदर बैकवर्ड क्लासेस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस। रेज करिए वेरियस कंटेंशंस विद रिगार्ड टू रिक्रूटमेंट प्रोसेस एंड द एप्लीकेबिलिटी ऑफ रिजर्वेशन इन अकॉर्डेंस विद लॉ। However, an education is unnecessary at this stage. As क्यों है एजुकेशन अननेसेसरी? चेतन शर्मा जी जो कि लर्नड एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं सुप्रीम कोर्ट के, रिस्पोंडेंट्स या रिस्पोंडेंट कह सकते हैं उन्हें, उनके काउंसिल जो है उन्होंने कहा कि रिस्पोंडेंट्स विल कंसिडर द पेटिशनर्स रिप्रेजेंटेशन एंड टेक एन अप्रोप्रिएट डिसीजन इन अकॉर्डेंस विद लॉ। ठीक है, तो ये सबमिट करी गई थी और रेमेडीज ओपन है अभी भी। इसके अलावा मेरा एनेक्चर 8 की फाइंडिंग्स जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के, ये हो जाता है EWS रिजर्वेशन से रिलेटेड, आप पॉज करके पढ़ सकते हो। ओके, एंड इसके अलावा हमारा जो एनेक्चर 8N है वो ऑनेबल रजिस्ट्रार रिक्रूटमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। टाइपिंग टेस्ट पर आ जाओ तो टाइपिंग टेस्ट इवैल्यूएशन मेथडोलॉजी को हम यहाँ पर समझेंगे। Tier 2 जूनियर कोर्ट असिस्टेंट रिक्रूटमेंट से रिलेटेड जो था, यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल के साथ यहाँ पर सारी चीज़ें बताई हैं। अभी आएगा आगे मैं काफ़ी अच्छे से यहाँ पर समझाऊंगा। ये मैंने यहाँ पर केसेस थोड़े से डिस्कस करे थे अपनी ग्रीवेंस में, ये मैं अच्छे से अभी दोबारा से रेज करूँगा, अभी समझते हैं अच्छे से। कंसर्निंग शिफ्ट इन इवैल्यूएशन मेथडोलॉजी, डाउनग्रेड है मेरिट में जैसे 2022 में, उसके कॉन्ट्रास्ट में। यहाँ से थोड़ा जल्दी निकलते हैं। Tier 1 रेज करता है, देखो यहाँ पर मैंने यही बात कहा कि एक कंबाइन किस चीज़ के साथ करा गया, हाई एग्रीगेट कट ऑफ, रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ हाई एग्रीगेट कट ऑफ फॉर Tier 1, मैंने इसको भी इसके साथ यहाँ पे जोड़ा। रेज करता है सीरियस क्वेश्चंस, क्योंकि आगे भी यहाँ पर इन्होंने प्रोसेस ही चेंज कर दिया। ठीक है,
और moreover it has come to light that these significant changes in the examination pattern or evaluation methodology were introduced merely 4 days prior to the actual examination. Contradiction है established legal precedents का. Rules of the game cannot be changed midway, जैसे कि मैंने बताया था. Furthermore same ruling underscore करता है recruiting bodies को कि भाई वो यहाँ पर अपने rational nexus के साथ object sort करें. इसके अलावा current changes including the rigid 1750 की डिप्रेशन जो हो जाता है वाला क्राइटेरिया, ये वायलेट करता है वेरी प्रिंसिपल्स को जो कि उस प्रेसिडेंट में कहे गए हैं. प्रोसीजर इज नीदर ट्रांसपेरेंट नॉर आर्बिट्ररी. ओरिजिनल नोटिफिकेशन यहाँ पर रजिस्ट्री की रिजर्व कर रही है राइट विदाउट इशूइंग एनी नोटिस. ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली. अगेन यहाँ पर मैंने ये डिस्कस कर दिया. अपेरेंट डाउनग्रेड जो है कैंडिडेट के पर्सपेक्टिव से देखा जाए, ये मॉडिफिकेशन अपीयर्स टू बी सिग्निफिकेंटली डिविएट फ्रॉम प्रिंसिपल्स ऑफ सेलेक्टिंग द मोस्ट कॉम्पिटेंट एंड इफिशिएंट कैंडिडेट्स अ स्टैंडर्ड कंसिस्टेंटली एक्सपेक्टेड फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट स्टैचर. फिर इन लाइट ऑफ दीज क्रिटिकल कंसर्न्स आई अर्नेस्टली रिक्वेस्ट योर एस्टीम्ड ऑफिस फॉर urgent review and revise the evaluation process for JCA typing test. Thank you for your kind consideration, necessary action on this urgent matter. फिर यहाँ भी मैंने ये थोड़ा सा डिस्कस कर दिया था RTA वगैरह का, और ये इसमें ये एनक्लोजर यहाँ पर लग गए हैं. इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हो ये एनेक्शर 11 JCA 2022 से रिलेटेड जो है, जिसमें बताया गया था पूरा मेरिट बेस्ड था कि नहीं. और इन कॉन्ट्रास्ट अब आगे हमारा एनेक्शर A12, अब बहुत अच्छे से समझते हैं. कई कैंडिडेट्स बोलते हुए दिखे, इस तरीके के कमेंट्स करते हुए कि भाई टाइपिंग का मुद्दा शायद ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है. मैं तुम्हारी बात समझ गया, शायद तुम्हें उतनी बड़ी डील नहीं लग रही. देखो मैं तुम्हारे इस विचार का सम्मान करता हूँ, लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स हम यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर ऑल कैंडिडेट्स, उनके हिसाब से ये मुद्दा कुछ खास वजहों से बहुत इंपॉर्टेंट और जेन्युइन है, सिर्फ हाइप नहीं है. मैं समझाता हूँ क्यों. तुमने जो टाइपिंग इंस्ट्रक्शंस जो देखे थे आपने टाइपिंग दिया होगा, ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है, अभी आगे आएगा, मैं वो अभी आपको दिखाऊंगा. वहाँ पर पेज नंबर 4 पर जाना. पेज नंबर 4 पर अगर आप देखोगे तो आपको दिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ मिस्टेक्स वाला सेक्शन. देखो जो टाइपिंग है, टाइपिंग में आपके 1750 की डिप्रेशंस यानी कि 350 वर्ड्स आपके वो कंटेन करता है, जिसमें आप 3% मिस्टेक्स अलाउड हैं, यानी कि 53 की डिप्रेशन आपके गलत हो, कोई दिक्कत नहीं है बशर्ते ओमिशन ना हो. ठीक है, यानी कि कुछ छूटे ना. अब तुम्हें 1750 की डिप्रेशन पूरे करने हैं. ओमिशन का असली मतलब यहाँ पर सिर्फ वर्ड छोड़ देना नहीं है. ठीक है, अगर आपको ऐसा लग रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है. यहाँ देखो, एनी प्रेस ऑफ अ कीबोर्ड बटन एज गिवन बिलो इज काउंटेड एज अ की स्ट्रोक डिप्रेशन, यानी कि वो की स्ट्रोक में काउंट होगा. ठीक है, अब यहाँ पर आप पेज नंबर 4 पर आओ. केस नंबर 1 अगर आप देखते हो, जो लिखा है फर्स्ट वर्ड ऑफ द कैंडिडेट इज मैच्ड विद द फर्स्ट वर्ड ऑफ द टेस्ट पैराग्राफ. ठीक है, इफ मैचेस देन द वर्ड इज मार्क्ड एज करेक्ट एंड द नेक्स्ट वर्ड इज मैच्ड एंड सो ऑन. सबसे सीधा तरीका है ये. तुमने जो पहला शब्द टाइप करा, जैसे कि समझो यहाँ पर हाँ ठीक है, चलो इसे देख लेते हैं. मान लो पहला वर्ड ये था. ठीक है, ये वर्ड तुमने सही टाइप करा, तो नेक्स्ट वर्ड भी आपका चेक होगा. अगर ये भी मैच होगा तो रिस्पेक्टिव वर्ड ऑफ द टेस्ट पैराग्राफ विल बी मार्क्ड एज करेक्शन, जो कि मैच हो गया है, वो मैच हो जाता है. ठीक है, तो वो तब तक ये ऐसा करता रहेगा जब तक ये मैच ना हो. ये सब मैच होते रहेंगे. ये केस नंबर 1 है, बढ़िया है, यहाँ पर कोई ऐसी दिक्कत नहीं है. केस नंबर 2 क्या लिखा है, इफ फ्रॉम केस नंबर 1 वर्ड इज नॉट फाउंड टू बी करेक्ट. हाँ, तो अगर पहला वर्ड आपका यहाँ पे गलत हो जाता है, फिर नेक्स्ट वर्ड आपका चेक होगा. अगर ये मैच होता है, देन द रिस्पेक्टिव वर्ड ऑफ द टेस्ट पैराग्राफ विल बी मार्क्ड, ये वाला, एज ओमिशन, कि भाई ये टाइप ही नहीं हुआ था जैसे, लेकिन की डिप्रेशन काउंट हुआ है. मैं अगेन दोबारा स्ट्रेस कर रहा हूँ. और पॉइंटर विल बी सेट टू द नेक्स्ट वर्ड. तो अगर केस 1 के हिसाब से कोई शब्द गलत पाया जाता है, तुमने जो टाइप किया वो ओरिजिनल से मैच नहीं किया. ठीक है, ये ओरिजिनल से आपका मैच नहीं किया, तो सिस्टम तुम्हारे अगले शब्द को ओरिजिनल पैराग्राफ के अगले शब्द से मिलाएगा. अगर वो मैच हो जाता है तो जो शब्द तुमने गलत या छोड़ दिया था उसको
ओमिशन छूट गया मान लिया जाएगा और सिस्टम ओरिजिनल पैराग्राफ के अगले सही शब्द पर चला जाएगा। अब इसमें गड़बड़ क्या है, यहाँ से एक्यूरेसी का मुद्दा शुरू होता है। अगर तुमने कोई शब्द गलत टाइप किया है या छोड़ दिया है तो सिस्टम उसको ओमिट कर देता है, ठीक है, और आगे बढ़ जाता है। ये एक्यूरेसी से ज़्यादा सीक्वेंसिंग पर ध्यान दे रहा है और की डिप्रेशन यहाँ पर काउंट तो हो ही रहे हैं। ओके, केस नंबर 3, इफ इवन फ्रॉम केस नंबर 2 ऑफ द वर्ड इज, हाँ तो यहाँ पर अगर क्या होता है, आपके 2 वर्ड्स हैं, पहला वर्ड्स आपका मैच नहीं हुआ, दूसरा भी नहीं हुआ। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये कुल मिला के आपके 3 वर्ड्स चेक करेगा जो एक साथ यहाँ पर ओरिजिनल पैराग्राफ से मैच करेंगे। अगर वो मिल जाते हैं तो सिस्टम मान लेगा कि इससे पहले का आपने कुछ भी जो भी टाइप करा है वो आपने टाइप करा ही नहीं है, या फिर वो इर्रेलेवेंट है, उसको ओमिशन छूट गया मान लिया जाएगा। ठीक है, ओमिशन यानी छूट गया, लेकिन उसके की डिप्रेशन तो काउंट होंगे। अभी पीछे पीछे हमने पढ़ा था, की स्ट्रोक्स तो काउंट होंगे। अब ये तो और भी खतरनाक है, इसमें क्या गड़बड़ है, इस रूल का गलत फायदा उठाया जा सकता है। एक कैंडिडेट जिसे अपने कैरेक्टर काउंट पूरे करने हैं टाइपिंग टेस्ट में, वो जानबूझकर कुछ एक्स्ट्रा इर्रेलेवेंट शब्दों को टाइप कर सकता है। ठीक है, केस 3 के तहत उन एक्स्ट्रा शब्दों को ओमिशन मान लेंगे, लेकिन वो एक्स्ट्रा कैरेक्टर काउंट कैंडिडेट के टोटल काउंट में जुड़ जाएंगे। इससे एक ऐसा कैंडिडेट भी क्वालिफाई हो सकता है जिसने रिलेवेंट कंटेंट ठीक से टाइप नहीं किया, जबकि एक मेहनत करने वाला एक्यूरेट कैंडिडेट सिर्फ कुछ कैरेक्टर्स कम होने की वजह से डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। क्लैरिटी आई। केस नंबर 4 क्या लिखा है, केस नंबर 3 ऑल्सो डज नॉट प्रोड्यूस द करेक्ट वर्ड। अच्छा ठीक है, हाँ तो यहाँ पर अगर केस नंबर 3 मैच नहीं करता, यानी कि तुम्हारे टाइप किए हुए अगले, ठीक है, ये 2 गलत हुए, फिर इसके बाद अगले आपके 3 शब्द जो हैं ओरिजिनल पैराग्राफ में एक साथ नहीं मिलते हैं, हाँ तो उसके बाद फिर सिस्टम तुम्हारे टाइप किए हुए पैसेज में अगला शब्द देखेगा। अब अगला शब्द देखेगा, लेकिन ओरिजिनल पैराग्राफ में वो अपना पॉइंटर क्या करेगा, यानी कि जहाँ से वो मैच कर रहा था आगे नहीं बढ़ेगा, फिर वो तुम्हारे उस अगले शब्द को मेन पैराग्राफ में कहीं भी मैच करने की कोशिश करेगा। ठीक है, ये केस 3 की तरह ही ओमिशन को अलाउ करता है, यानी कि सीक्वेंस को यहाँ पर क्या कर रहा है, और सीक्वेंस को यहाँ पर उतनी प्रायोरिटी नहीं दे रहा, जिससे अगेन एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स, इसमें तो सीक्वेंस को भी अब प्रायोरिटी नहीं दे रहा, अब आगे कहीं भी मैच हो जाए वो एक्स्ट्रा कैरेक्टर से इर्रेलेवेंट टाइपिंग को एडजस्ट किया जा सकता है। ठीक है, संक्षिप्त में अगर मैं आपको बताऊं, ये इवैल्यूएशन मेथड खासकर केस 3 टाइपिंग टेस्ट में, ठीक है, एक्यूरेसी और रिलेवेंसी से ज्यादा क्या कर रहा है, कैरेक्टर काउंट पर फोकस कर रहा है, या फिर कह सकते हैं सीक्वेंस रिकवरी पर ध्यान देता है। केस 3 की स्पेसिफिकली बात कर रहा हूं, केस 4 तो उसे भी नहीं कर रहा है, खैर ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट जेसीए रिक्रूटमेंट के टाइपिंग टेस्ट में ये बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है, जिसका जिक्र मैंने पिछले वीडियो में भी करा था, जहां इर्रिलेवेंट टेक्स्ट टाइप करके भी कैंडिडेट क्वालिफाई हो गए, जबकि एक्यूरेट टाइपिस्ट डिस्क्वालीफाई हो गए। इसको अनफेयर टाइपिंग टेस्ट का मुद्दा सिर्फ बनाया नहीं गया, ये जेन्युइनली मुद्दा है। उम्मीद है आप सबको इसमें अभी क्लैरिटी मिली होगी। हाँ, अब यहाँ आप देख सकते हो ओमिशंस, ठीक है, ओमिशंस के बारे में मैंने बता दिया कि सिस्टम जो है उसे की डिप्रेशन में तो काउंट करेगा ही करेगा। ओमिशन का मतलब सिर्फ छोड़ देना नहीं है। एंड यहाँ पर एक चीज़ भी देखो, यहाँ पर लिखी हुई है, एक सेकेंड आप वापस ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, 3% परमिसिबल मिस्टेक, ठीक है, एंड देयर मस्ट नॉट बी एनी ओमिशन ऑफ कैरेक्टर और स्पेस। आ गया ना, क्लैरिटी आ गई। इन केस ऑफ ओमिशन ऑफ वर्ड, कॉमा, फुल स्टॉप, की डिप्रेशन ऑटोमेटिकली लेस हो जाएंगे, लीडिंग टू डिक्रीज ऑफ प्रिस्क्राइब्ड स्पीड ऑफ 35 WPM। यानी कि यहाँ पर किसी की 75 स्पीड हो, 65 हो, 55 हो, ठीक है, 45 हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे, स्पीड तो मैक्सिमम 35 ही मानी जाएगी तो मानी जाएगी, उसमें भी दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक भी कैरेक्टर अगर मिस हो गया तो आपका क्या हो जाएगा, की डिप्रेशन विल ऑटोमेटिकली बी लेस, लीडिंग टू डिक्रीज ऑफ प्रिस्क्राइब्ड स्पीड ऑफ 35 WPM। तो ये है यहाँ पे। तो उन 3 शब्दों से पहले तुमने जो कुछ भी आपने टाइप करा उसे फालतू या गलत मान लिया, उसको ओमिशन छूट गया मान लिया, बट वो की डिप्रेशन में तो काउंट हो गए। यहाँ आप देख सकते हो, देखो, आई एम गोइंग टू स्कूल टू स्टडी
साइंस पेपर हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। अब यहाँ पर अगर कोई बंदा इसको W स्कूल करके टाइप कर दे और ये साइंस करके यहाँ पर टाइप कर दे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बताया गया है, टाइप्ड ऑल 67 की डिप्रेशंस, भले ही उसने यहाँ पर गलती करी। ओमिशंस, आई एम गोइंग टू स्कूल टू स्टडी साइंस पेपर्स, इसके बाद ये कोमा यहाँ पे छूट गया, एक की डिप्रेशन लेस हो गया। अरे अब तो क्लैरिटी आ गई होगी, जिस मूर्ख को अभी भी क्लैरिटी नहीं आई तो भाई वो चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना और कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं है मेरे चैनल पर, ठीक है, मैं बकवास ही करता हूँ, छोड़ो आप। तो कन्फ्यूजन आपकी क्लियर हो गई होगी। मिस्टेक जो कि आपकी 3% अलाउड है, आप 53 की डिप्रेशंस आपके गलत हो जाने चाहिए, जैसे कि यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है, और ये आपको रोल पूरा क्लियर हो गया होगा। और ये नंबर ऑफ मिस्टेक्स के हिसाब से यहाँ पर मार्क्स जो है अवॉर्ड करे जा रहे हैं, ठीक है। और जो इसमें की प्रॉब्लम थी वो मैंने आपको बता दी, इसे हटाओ अब। एनेक्चर A13 यहाँ पर मैंने लगा दिया था अपना, ये टाइपिंग से रिलेटेड मेरी जो ग्रीवेंस थी, हालांकि ये डिस्पोज हो गई, ठीक है, यहाँ पर बता दिया था कि किस तरीके से मैंने ये सारी चीज़ें यहाँ पर एज अपडेट भी दिए थे, और फिर बाद में अपडेट तो मैंने दिखाई दिया था। उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के पब्लिक ग्रीवेंस पोर्टल पर कोई भी पब्लिक ग्रीवेंस ऑफिसर नहीं है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, हमारी रिप्रेजेंटेशन तो लगी गई है। और ये जो मैंने बताया आपको अब क्लैरिटी मिल गई होगी इसमें। ये मेरी RTI है, इसमें मैंने कुछ सीख करी थी इन्फॉर्मेशंस, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर एक बारी पॉज करके पढ़ सकते हो। ये Tier 1 से रिलेटेड चीज़ें हैं, ठीक है, टाइपिंग से रिलेटेड चीज़ें भी पूछी थी। और ये यहाँ पर एक और मेरी RTI थी, यहाँ पर भी मैंने काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव RTI ये बनाई थी, जिसमें मैंने टाइपिंग से रिलेटेड रैशनल, उसके पीछे की मेथडोलॉजी वगैरह ये सारी चीज़ें पूछी थी। और इसके अलावा तो ठीक है, तो ये Tier 2 यानी कि आपका टाइपिंग में एरर्स वगैरह से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, यहाँ पर डिटेल्ड इंटरनल गाइडलाइंस पॉलिसी, चाहे कोई भी मिनट्स वगैरह इशू हुई हो, मतलब कोई मीटिंग हुई हो फिर मिनट्स इशू होते हैं ना, तो वो सारी चीज़ें वो प्रोवाइड करें। और अगर नहीं है वो चीज़ें तो फिर अनएम्बिगुअस स्टेटमेंट टू दैट इफेक्ट बेस्ड ऑन अवेलेबल ऑफिशियल रिकॉर्ड प्रोवाइड करें। पूछे वहाँ पे PIO कि भाई क्या जवाब देना है। ये सारे पॉइंट है, आप पॉज करके पढ़ सकते हो। और सारी चीज़ें इंटरनल स्टडीज़ क्या करी, ये सारे पॉइंट्स आप पॉज करके पढ़ सकते हो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला, कुछ यहाँ पर आपको लगा कि कुछ वैल्यू ऐड करी गई है, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि हमारी आवाज़ ना दबे, क्योंकि ये जेन्युइनली बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। और हाँ, मैं आपका ध्यान डाइवर्ट करना चाहूँगा टू दी मोस्ट इंटेलेक्चुअल एंड कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट ऑन अर्थ, जो कि फाइनली धरती पर आ चुका है मार्स से। ये DSSB-JJ मिसकंडक्ट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट है, जिसमें SIT गठित करी गई थी, और यहाँ पे उनकी इन्वेस्टिगेशन की फाइंडिंग्स इस डॉक्यूमेंट में अवेलेबल है। और DSSB-JJ मिसकंडक्ट पोस्ट कोड 802/24 रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स, JJA की रिक्रूटमेंट जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की, उससे रिलेटेड यहाँ पर ये फाइंडिंग्स हैं, जिसको हम अपनी डिटेल्ड वीडियो में डिस्कस करेंगे। और फ़िलहाल के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको, आप पॉज करके पढ़ सकते हो। हाँ, सबसे पहले देखो, ये तो देखने वाली चीज़ है कि कमेटी कंस्टिट्यूट करी 25/9/2024 को, और 26/9/2024 को इनकी फाइंडिंग्स भी कंक्लूड हो गई। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। फ़िलहाल आप पॉज करके देख सकते हो। और अभी के लिए आपके लिए सिर्फ यही हिदायत है कि भाई बोर्ड की छवि को यहाँ पर ना करा जाए टार्निश, अपने अल्टीरियर मोटिव्स को अपने पास ही रखें। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।